मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं कि प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन। आज हम लोग इसका क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। कल के वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर चुके हैं, तो आप अगर नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दिया हूँ, आप जाके जल्दी से देख लीजिए। प्यारे बच्चों, इसमें से आपको 2 नंबर फिक्स है, ठीक है ना। इसमें से एक प्रश्न जो है पक्का आएगा, 100% गारंटी है कि आएगा ही आएगा। देखिए दोस्तों, मैं जो भी इंफॉर्मेशन देता हूँ वो एकदम सटीक 100% गारंटी के साथ देता हूँ। मतलब इसमें से आएगा 2 नंबर का तो 2 नंबर का आएगा। तो आप इसको शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में इस वीडियो को भी एक प्यारा सा लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हम लोग का जो टारगेट है 450 प्लस का, इस पे हमेशा फोकस रखिएगा। इसको हमको 450 प्लस अचीव करना है 2026 में। प्यारे बच्चों, आइए हम बिना देर किए इस क्लास को शुरू करते हैं। आपका प्रश्न संख्या 1 है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है और क्यों। आइए जानते हैं किसके लिए आवश्यक है। इसका उत्तर देखिए, जो लोग साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। देखिए पैर बच्चे क्या कर रहा है, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं और जो क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, ठीक है ना, उनके लिए क्या है, साहित्य की परंपरा का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि साहित्य की परंपरा से प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है। साहित्य की परंपरा से ही क्या होता है, प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है, जिससे साहित्य की धारा को मोड़ कर नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। जिससे साहित्य की धारा को मोड़कर प्रगतिशील नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। आपको ये प्रश्न बुझाया? अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके यस लिखिएगा। यस गुरुजी बताइएगा। यस गुरुजी, हमको ये प्रश्न समझ में आ गया है। आइए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। जातीय अस्मिता का लेख किस प्रसंग में उल्लेख करता है और उसका क्या महत्व है। जातीय अस्मिता का लेख किस प्रसंग में उल्लेख करता है मतलब है, और उसका क्या महत्व है ये भी बताना है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। साहित्य में विकास में जातियों की भूमिका विशेष होती है। साहित्य के विकास में क्या होती है, जातियों की भूमिका विशेष होती है। जन समुदाय एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं। इसमें क्या होता है, जन समुदाय जो होता है एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करती रहती है, तब उनकी अस्मिता नष्ट हो जाती है। तब उनकी जो अस्मिता होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। मानव समाज बदलता है और अपनी पुरानी अस्मिता कायम रखता है। जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करता है। तो क्या करता है, मानव जाति को एक समुदाय की जाति में संगठित करता है। उनमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर निर्मित यह अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जातीय अस्मिता साहित्यिक परंपरा के ज्ञान का वाहक है। साहित्यिक परंपरा के ज्ञान का क्या है, वाहक है। अगला प्रश्न है, किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आलोचना आवश्यक है। इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर प्रकाश डालना है। लेखक के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का अपव्यय होता है। देश के साधनों का सबसे अच्छा उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। सबसे अच्छा उपयोग कब होता है, समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अनेक छोटे बड़े राष्ट्र समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। भारत के जो पूर्ण विकास का क्षमता होती है वो समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है।
वास्तव में क्या है? समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। प्रश्न संख्या 4 है, परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण बताना चाहते हैं, मानते हैं? क्यों विवेक महत्वपूर्ण मानते हैं? इसका आंसर है, लेखक के अनुसार परंपरा का मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का ज्ञान महत्वपूर्ण है। इसका मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं जो शोषक वर्गों के विरुद्ध जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। इसके साथ हम उस साहित्य पर ध्यान देते हैं जिसकी रचना का आधार शोषित जनता का श्रम है। जिसकी रचना का आधार क्या है? शोषित जनता का श्रम है। प्रश्न संख्या 5 है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों से आगाह करता है? लेखक किन खतरों से आगाह करता है? लेखक साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका कायम मानता है। लेखक क्या करते हैं? साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका कायम मानता है, लेकिन उन्होंने इस संबंध में सावधान किया है कि ये मनुष्य जो करते हैं वह स्वयं अच्छा ही होता है। वो क्या होता है? स्वयं मतलब हमेशा अच्छा ही होता है। यह आवश्यक नहीं उनके मतलब जो अच्छा ही होता है, यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा अच्छा ही होगा। उनके श्रेष्ठ रचना में दोष नहीं हो सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके मतलब श्रेष्ठ रचना में जो श्रेष्ठ सबसे ज़्यादा अच्छा होता है उसकी उस रचना में कोई दोष नहीं हो सकते। उनके कृतित्व को दोष मुक्त मान लेना साहित्य में विकास में खतरा सिद्ध हो सकता है। उनके कृत्य को दोष मुक्त मान लेना क्या हो जाएगा? साहित्य के विकास में खतरा का घड़ी हो जाएगा। प्रतिभाशाली मनुष्य की अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ नया और लेखनीय करने में गुंजाइश बनी रहती है। प्रश्न संख्या 6 है, साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत स्थायी होता है? इस संबंध में लेखक की क्या राय स्पष्ट करें। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य की प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी अदामी भावनाएं प्रतिफलित होती है जो उसे प्राणी मात्रा में जुड़ी है। इस बात को बार बार कहने में कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है। में मनुष्य का इंदौर बहुत उसकी भूमिकाएं भी वर्जित होती है। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत स्थायी होता है। प्रश्न संख्या 7 है, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? मतलब बहुजातीय राष्ट्र के हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखते हुए भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने की स्थापित नहीं हुई। वह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। इस देश की अन्यत्र साहित्य परंपरा का मूल्यांकन महत्वपूर्ण नहीं है। अन्य देश की तुलना में इस राष्ट्र का सामाजिक विकास कवियों की विशिष्ट भूमिका करता है। कवियों की विशिष्ट भूमिका करता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक स्थायी कैसे होते हैं? लेखक कहते हैं कि साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। इसकी पुष्टि में अंग्रेज कवि
टेनिसन द्वारा लैटिन कवि वर्जिल पर रचित उस कविताएं की चर्चा करते हैं। उस कविताएं की क्या करते हैं? चर्चा करते हैं, जिसमें कहा गया है कि रोमन साम्राज्य का वैभव, इसमें रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती है और हृदय को आनंद विह्वल कर देती है। हृदय को आनंद विह्वल कर देती है। प्रश्न संख्या 9 है, भारत की बहुजातीय मुख्यतः संस्कृत और इतिहास की देन है, कैसे? संस्कृत और इतिहास की देन है, कैसे? भारतीय सामाजिक विकास में व्यास और वाल्मीकि जैसे कवियों की विशेष भूमिका रही है। भारत और रामायण भारतीय साहित्य की एकता स्थापित करती है। भारतीय साहित्य की एकता क्या करती है? स्थापित करती है। इस देश के कवियों ने अनेक जाति की अस्मिता के सहारे यहाँ की संस्कृति का निर्माण किया है। भारत में विभिन्न जातियों का मिला जुला इतिहास रहा है। मर्सता स्थापित करना सिखाया है। यही भाव राष्ट्रीयता की जड़ को मजबूत करता है, किया है। यही क्या किया है? राष्ट्रीयता की भाव को मजबूत किया है। प्रश्न संख्या 10 से परंपरा का मूल्यांकन पाठ का सारांश लिखे। परंपरा के पाठ का मूल्यांकन का सारांश बताना है। अथवा साहित्य और सामाजिक युग में परिवर्तन होने के साहित्य की परंपरा का और ज्ञान विवेक दृष्टि आवश्यक है, कैसे स्पष्ट करें? या फिर ये भी क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है ना। जो लोग साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं या फिर रूढ़ियात तोड़ कर साहित्य रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान जरूरी है। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले उस साहित्य का मूल्य निर्धारित किया जाता है जो जनहित को प्रतिबिंबित करता है। नकल करके लिखा जाने वाला साहित्य अधम कोटि का होता है। महान रचनाकार किसी का अनुसरण नहीं करते, पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का मनन कर स्वयं सीखते और नई परंपराओं को जन्म देते हैं। उनकी आवृत्ति नहीं होती। शेक्सपियर के नाटक दोबारा नहीं लिख गए। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका निर्णायक होती है, किंतु सब श्रेष्ठ हो यह जरूरी नहीं कि सब श्रेष्ठ हो, ये जरूरी भी नहीं है। पूर्णतः निर्दोष होना भी कला का दोष है। यह यदि कारण है कि अद्वितीय उपलब्धियों के बाद भी कुछ नए संभावना बनी रहती है। यही कारण है कि राजनीतिक मूल्य की अपेक्षा साहित्य मूल्य अधिक स्थायी है। साहित्य के विकास में जन समुदाय और जातियों की विशेष भूमिका है। यूरोप के सांस्कृतिक विकास में यूनानियों की भूमिका कौन नहीं जानता? यूनानियों की भूमिका कौन नहीं जानता? और दरअसल इतिहास का प्रवाह विच्छिन्न है और अविच्छिन्न भी। मानव ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस समय राष्ट्र की मुसीबत आती है, यह अस्मिता प्रकट हो जाती है, यह प्रेरक शक्ति का काम करने लगती है। हिटलर के आक्रमण के समय रूस में इसी अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसी अस्मिता का ज्ञान क्या था? रूस में बहुत महत्वपूर्ण था। जिस समय राष्ट्र का मुसीबत आती है, यह अस्मिता प्रकट हो जाती है, यह प्रेरक शक्ति का काम करती है। यह क्या करती है? एक सुरक्षा कवच जिसको बोलते हैं ना, हाँ, उसी को ये काम करती है। हिटलर के आक्रमण के समय रूस की इसी अस्मिता ने काम किया। इसी प्रकार भारत में राष्ट्रवाद राजनीतिक की नहीं है, इसके इतिहास और संस्कृति की देन है और इसका श्रेय व्यास और वाल्मीकि को है। है। कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र के रूप में भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। साहित्य की परंपरा का मुक्त पूर्ण ज्ञान समाजवाद व्यवस्था में ही संभव है। समाजवादी संस्कृति
पुरानी संस्कृति और आत्मसात कर आगे बढ़ती है। हमारे देश की जनता जब साक्षर हो जाती है तो व्यास और वाल्मीकि के करोड़ों पाठक होंगे। क्या हो जाएगा? करोड़ों पाठक होंगे, मतलब टुकड़े होंगे। सब्र हमन्य भारती और रविंद्र ठाकुर को सारी जनता पढ़ेगी, तब मानव संस्कृति में भारत साहित्य का गौरवशाली नवीन योगदान हो। तब क्या हो जाएगा? भारतीय साहित्य का गौरवशाली नवीन योगदान हो पाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, लेखक मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए भी उसकी सापेक्ष स्वाधीन किन सिद्धांतों द्वारा प्रमाणित करता है? किन सिद्धांतों द्वारा प्रमाणित करता है? लेखक के अनुसार आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक उनके द्वारा चेतना का निर्धारित होना और बात है। अमेरिका और एथेंस दोनों में गुलाबी थी, किंतु एथेंस की सभ्यता से यूरोप प्रभावित हुआ और गुलामों के अमेरिका मालिक में संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया। सामंतवाद दुनिया भर में कायम रहा, पर इस सामंती दुनिया में महान कवियों के दो ही केंद्र थे, भारत और ईरान। पूंजीवादी विकास यूरोप में तमाम देशों में हुआ, पर राफेल लियोनार्दो दा विंची और माइकल एंजेलो इटली की देन है। इन सिद्धांतों के माध्यम से कहा गया कि सामाजिक परिस्थितियों में कला का विकास संभव होता है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि समान सामाजिक परिस्थितियां होने पर भी कला का समान विकास होता है। कला के समान विकास नहीं होता। प्रश्न संख्या 12 है, साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। इस मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक ने कौन से तर्क और प्रमाण उपस्थित किए हैं? आपका सही उत्तर है साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। इस प्रमाणित करने हेतु लेखक ने कहा है कि गुलामी अमेरिका और एथेंस दोनों में थी, किंतु एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया और गुलामों को अमेरिका मालिकों ने मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया। पूंजीवादी विकास यूरोप में तमाम देशों में हुआ, पर राफेल लियोनार्दो दा विंची और माइकल एंजेलो इटली की देन है। अतः यहाँ पर प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका देखी जा सकती है। जब हम विचार करें तो पाते हैं कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका होते हुए भी साहित्य वही तक सीमित नहीं। साहित्य के क्षेत्र में हमेशा कुछ नया करने की गुंजाइश बनी रहती है। अतः साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। साहित्य सापेक्ष रूप मतलब सही रूप में क्या होता है? स्वाधीन होता है। प्रश्न संख्या 13 है, साहित्य में विकास की प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में। लेखक का आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें लेखक का स्पष्ट करना है। लेखक कहते हैं कि साहित्य में विकास प्रक्रिया सामाजिक विकास क्रम की तरह नहीं होती। सामाजिक विकास क्रम में पूंजीवादी सभ्यता और समाजवादी सभ्यता की तुलना की सकती है और एक दूसरे को श्रेष्ठ एवं अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है। लेकिन साहित्य के विकास में इस तरह की बात नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि सामंती समाज के कवि की अपेक्षा पूंजीवादी समाज के कवि श्रेष्ठ है। कवि अपने अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचना का
मनन करते हैं, लेकिन अनुकरण नहीं करके स्वयं नई परंपराओं को जन्म देते हैं। अनुकरण न करके खुद स्वयं क्या करते हैं, नई परंपराओं को जन्म देते हैं। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक सौंदर्य जो जो तो जो का त्यों नहीं बना रहता। अमेरिका में एटम बम बनाया, रूस ने भी बनाया, पर शेक्सपियर के नाटकों जैसे चीज का उत्पादन दोबारा इंग्लैंड में भी नहीं हुआ। अतः साहित्य और समाज के विकास क्रम में समानता नहीं हो सकती। अतः साहित्य और समाज के विकास के क्रम में समानता नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, लास्ट ये प्रश्न है 14 नंबर। जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं के स्वरूप का अंतर करते हुए लेखक दोनों में क्या समानता बताते हैं? लेखक ने जातीय अस्मिता एवं राष्ट्रीय अस्मिता के स्वरूप का अंतर करते हुए दोनों का कुछ समानता की चर्चा की है। जिस समय राष्ट्र के सभी तत्वों पर मुसीबत आती है, तब राष्ट्रीय अस्मिता का ज्ञान अच्छा हो जाता है। उस समय साहित्य परंपरा का ज्ञान में राष्ट्रीय भाव जागृत करता है। जिस समय हिटलर की सोवियत संघ पर आक्रमण किया, उस समय यह राष्ट्रीय अस्मिता जनता के स्वाभाविक संग्रह की समर्थक प्रेरक बनी हुई। इस युद्ध के दौरान खासतौर से रूस जाति के बार बार अपने साहित्य परंपरा का संस्मरण किया। समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती, वर्ण और पुष्ट होती है। ये देखिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना, सब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें से आपका मतलब 2 नंबर हम कह रहे हैं, पर इसमें से हमको लग रहा है 2 से 4 नंबर भी आ सकता है। अगर एक क्वेश्चन आया तो 2 नंबर, और 2 क्वेश्चन आया तो 4 नंबर का आपका इसमें एक्सप्लेन करने वाला भी दे सकता है। मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाया था ना इस वीडियो में, शायद क्वेश्चन नंबर 9 की 10 है, ऐसे ही कोई क्वेश्चन है जो एक्सप्लेन करके मैं बताया हूँ, तो वैसे ही आता है। तो वो आ गया तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो ये 5 नंबर हो जाएगा, मतलब आपका बहुत ही इसमें से क्लियर हो जाएगा, बहुत मार्क्स। अगर अच्छा से आया तो 5-7 नंबर क्लियर हो जाएगा, और नहीं भी आया तो मानिए तो 2-4 नंबर तो क्लियर होना है। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। इस क्लास को ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और अगर आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो हम व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप वहां से जाके ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सएप में। हम वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स क्या करना है, डाल देंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। पीडीएफ नोट्स डाल देंगे, फ्री पीडीएफ नोट्स, एक भी पैसा नहीं लगता है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री में पीडीएफ नोट्स मिलता है, हर एक सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है वहाँ पे फ्री पीडीएफ नोट्स डाल दिया जाता है। प्यारे बच्चे, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।